नमस्कार और सबको मेरी राम राम। आज बात करेंगे एक मिसाइल की। भाई पहले एक मिसाइल थी 6 7 8 महीने पहले। पुतिन ने एक मिसाइल छोड़ी। सभी जैसे होता है ना, झाग बैठ जाता है दूध के ऊपर से, वो वेस्ट तरह से यूरोप बैठ गया था। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। पहले जेलेंस्की की मीटिंग होती है व्हाइट हाउस में। वहां पर गाली गलौज होती है, लिटरली गालियां सुनाई दी जो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाली जेलेंस्की को। उसके बाद सुना कि रशिया ने एक और मिसाइल दिखा दी कि मेरे पास एक और मिसाइल भी है। और उसके बाद यूरोप सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने बोल दिया 10 दिन में हम सरेंडर करने वाले हैं। उन्होंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है कि मैंने एक और युद्ध बंद करवाने की पहल शुरू कर दी, यानी कि दुनिया में इतने युद्ध नहीं है जितने वो बंद करवा चुका है। एनीवेज, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि क्या अब रशिया और जो जेलेंस्की का, क्योंकि यूक्रेन का कभी युद्ध था ही नहीं, ये जेलेंस्की का युद्ध था, क्या रशिया और जेलेंस्की का युद्ध अब बंद होने वाला है? और क्या आगे जाकर यही मिसाइल्स क्या भारत को भी मिलने वाली हैं? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। कैसे ना। अभी तो ऑर्शनिक मिसाइल का भूत उतरा नहीं था, ये नई मिसाइल निकाल दी। और पुतिन के पास ऐसे और कितने हथियार हैं कि बिना यूज किए वो यूरोप को सरेंडर करवा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग मंजरी जी? देखिए, सबसे पहले तो ओशियानिक का धमकी दी। उससे पहले जो इन्होंने ऑनिक्स करके एक मिसाइल निकाली, उसकी धमकी दी। तो ऑनिक्स जब आई तो तहलका मचा। 8 मार्क रेडार जो रीड करता है वो 1 मार्क रीड करता है। 8 मार्क मतलब आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आती हुई दिखेगी नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा मिसाइल छोड़ी गई है आपके ऊपर। और जब पता लगेगा तो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आप इट्स ओवर, राइट। फिर इन्होंने औशानिक निकाली। लोग, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 15, पर रशिया की मिसाइल के बारे में फैक्ट केवल रशिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि काउंटर रशिया में ड्रोन असेंबल किया और एक रशिया के 2 4 एयरपोर्ट्स पे इन्होंने अटैक करा दिया। एंड दे थॉट कि यस, अब रशिया घुटने पे आ जाएगा। रशिया माई बाप, उसने अपने ड्रोन्स जो है रिवाइज किए और पूरे यूरोप में जगह जगह रेकी करा ली। पोलैंड के ऊपर सबसे पहले 23 ड्रोन्स गए, जिसमें उन्होंने जो मारे 16 के करीब मारे। और वो उनके F-35 जब एयरबोर्न हुए, उन्होंने मिसाइल छोड़ी। सोचो, एक छोटे से ड्रोन को मारने के लिए F-35 उड़ा और उसके ऊपर लंबी मिसाइल उड़ी है। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने एक छोटा सा ड्रोन मारा है, ठीक, लेकिन उसमें भी 6 7 बच गए, पूरे नहीं खत्म कर पाए। बाकी जो है रेकी करके अपना वापस आ गए। बड़ी धमकी दिया गया कि पुतिन का विमान कभी पोलिश एयर स्पेस से गुजरेगा तो हम उसे उतार लेंगे, मार देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ऐ कर लेंगे, वह कर लेंगे। जब पुतिन नोज ही डजंट हैव टू फ्लाई ओवर पोलैंड आफ्टर मंज दिस। मंजर मंजरी जी, जो 24 गए थे ना ड्रोन्स, यूरोप के पास 16 ही मिसाइल्स थे। वो सारे यूज हो गए। ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं गए, मिसाइल ही नहीं थी। ओके, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ गए? जर्मनी, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, नॉर्वे, नेदरलैंड, लातविया और चेक। ये सारे जितने भी थे, सबके एयरपोर्ट्स, एयरफोर्स, सबका जो जो पोजीशनिंग थी, उनके जो कहते हैं कि वेपन इंडस्ट्री जहां जहां पे उनकी स्टोरेज जहां जहां पर थी, जो कुछ कहीं पे था वो उनका सारा मैपिंग हो गई। जब सारी मैपिंग हो गई उसके बाद जो है, अब इनको मालूम है, तब इन्होंने अपना ये बुरेवेस्तनिक नाम करके एक मिसाइल निकाली। अब इसको मैं कहती हूँ मदर ऑफ ऑल मिसाइल्स। पहला, ये न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, ठीक। तो वो जो है 7 चक्कर भी दुनिया के लगाया है, न्यूक्लियर फ्यूल चलता रहेगा। देखिए, मिसाइल की रेंज कहाँ है? जहां तक उसका फ्यूल चलता है। जब आपके पास फ्यूल मतलब असीमित है, तो मिसाइल की रेंज भी असीमित है। फिर दूसरी चीज, वो न्यूक्लियर एम्पावर्ड है और उस न्यूक्लियर उसमें पेलोड भी है, ठीक है। तो जहां भी जाएगी मशरूम क्लाउड बनाएगी। तीसरी चीज, मार्क 10 मार्क से ऊपर है, आपको कहीं पता नहीं लगी। और शियानिक पैराबोला में चलती है, ठीक है। ये हगिंग द ग्राउंड, ये AI एम्पावर्ड है।
ये ग्राउंड के बीच से, पर्वतों के बीच से, और वो सब अपने टेरेन को मैनूवर करती हुई निकलती है। ठीक, यहाँ खत्म नहीं हुए इसके फीचर्स। कहीं रेडार होगी ना तो ये सेंस कर लेगी और रेडार के बीच से निकल जाएगी, ऐसे कि वो रेडार इसको रीड ना कर पाए। फर्स्ट तो इसकी स्पीड इतनी है कि आप रीड नहीं कर सकते, पर आपने मान लीजिए एडवांस बना ली रेडार और हमको पता नहीं है, तो हम रेडार अवॉइड करके एक, वो कहते हैं ना, एक लूप लेकर के आगे निकल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा इस पे अगर आप S-400 पिनाक जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से आप फायर करेंगे तो ये उसको भी डॉज कर जाएगी, क्योंकि उसका तो पैराबोला सेट है, और इसको डॉज, एआई इसको डॉज करा देगी। तो जो आपका काउंटर अटैक है उसको ये डॉज कर सकती है। तो इनडिस्ट्रक्टेबल है। अभी तक भारत में सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम भारत का था, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा। तो भारत या विश्व में अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इनके बुरे वेस्टर्निंग को रोक सके। राइट, तो आपके ड्रोन है, किसी भी एयर स्पेस में पेनिट्रेट कर पाते हैं। आपके वो जो साइबर पेरिफेरल्स हैं, दे डोंट एग्जिस्ट। आपके जो रेडार पेरिफेरल्स हैं, दे डोंट रिपोर्ट। आपके जो सर्विलांस सिस्टम है, दे सिंपली स्टैंड न्यूट्रलाइज्ड और फेल्ड और व्हाटएवर इट इज। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो ड्रोन्स भी एवैक से लोडेड होंगे। ऐसे ही थोड़े कि गए जब तक दिखे नहीं। अच्छा, अब क्या है, म्यूनिक एयरपोर्ट पे अननोन ड्रोन्स दिख रहे हैं, रेडार इज नॉट यू रीडिंग बट यू कैन सी इट, पैनिक तो हो गई। तो एयरपोर्ट इज शट डाउन, कि ये सर्वेलेंस के लिए आया है कि अटैकिंग के लिए आया है, राइट, Nobody यू knows. नेवर नो, nobody knows. So the thing is कि Russia basically in past 3 months has created panic. क्यों? पिछली बार जब गाली गलौज देकर के किसी तरीके से जेलेंस्की को ट्रंप ने तैयार किया। अब इस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट आपको ट्रंप को देना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज रियली वर्कड विद जेलेंस्की। तो उसके बाद उर्सुला वैन डर लेyen बीच में कूद पड़ी और उन्होंने जेलेंस्की के साथ, अरे भैया तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, चढ़ा दिया उसको पानी पे। अब क्या हुआ? अब सबसे पहले ये डीलिंग करनी थी कि उर्सुला वैन डर लेyen की हवा निकल जाए, उनको ये पता हो जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, का मतलब है जो यूक्रेन का साथ देगा वो रशिया का दुश्मन है और वो अटैक में निशाना है। राइट, अब जब इनको ये पता लग गया मेरे घर की और मेरे वर्क की मतलब उनके हस्बैंड की, उनकी फैमिली की, एवरीथिंग इज बीन नोटेड and Russia can attack anywhere, anytime at its own preference. Russia doesn't need a permission. तब इन्होंने कहा कि ओके फाइन, वी विल सरेंडर। तब ट्रंप फिर से कूद के बीच में आ गए कि जो सरेंडर होगा या जो पीस ट्रीटी होगी वो पुतिन के हिसाब से होगी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल। जो युद्ध था वो 2 शब्दों से स्टार्ट हुआ था, नॉट यूक्रेन। रशिया सेड यूक्रेन। आपने जितना अभी तक ले लिया कोई बात नहीं, यूक्रेन नहीं लेंगे। और रशिया अपनी बात पे कायम है और अपनी क्षमताएं बढ़ाता जा रहा है। तो जो सरेंडर, जो भी ट्रीटी होगी वो इसी हिसाब से होगी। जेलेंस्की इसको बना तो रहा है, लेकिन उसने एक साथ में पुछल्ला छोड़ दिया है, रशिया विल नॉट एक्सेप्ट इट। इससे आप उसकी नीयत समझ जाइए कि वो बना ही ऐसा डॉक्यूमेंट रहा है कि पुतिन उसको रिजेक्ट करेंगे। नो नो, ओके, मनोज जी, जो जो डॉक्यूमेंट है जो अगले 10 दिन में साइन होने की बातें हो रही है, उस पर बड़ा सिंपल है, एक चीज है, एक ही चीज सिंपल ये है कि जो युद्ध है जहां पर है वहीं पर विराम दे दिया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, और उसके बाद जो लैंड का लेना और देना है उसके ऊपर बाद में बातें होती रहेंगी। बड़ा सिंपल डॉक्यूमेंट है। नाउ व्हेन यू से कि डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाया जा रहा है कि पुतिन उसको माने नहीं, वो इस तरह हो सकता है कि भाई उसके अंदर गारंटीज हैं यूक्रेन की, जो लैंड पुतिन ने जीता है वो सारा वापस किया जाए। अगर 100% वापस की बात होगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोल दिया 100% वापस नहीं होगा, आपको पुतिन जो टर्म्स रख रहा है आपको माननी पड़ेगी ना। डोनाल्ड ट्रंप के बिना जो बोल रहा है उसके बिना अगर कोई डॉक्यूमेंट बनेगा वो बन नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की बात हो सकती है अगले 10 दिन में। इट माइट बी दैट दिस वॉर स्टॉप, लेकिन वही है कि वंडरलैंड के ऊपर है और दूसरा जेलेंस्की के ऊपर है। अगर तो वो गया कुछ सूंघ कर, जो वो आदि है राहुल गांधी की तरह, तो कोई डील नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने सेंसेस में गया तो हो सकता है डील हो सकती है। आपको लगता है कि व्हेन यू से यू आर गिविंग क्रेडिट टू डोनाल्ड ट्रंप,
कि डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ेगा, उसने ये डील करवाने के लिए बहुत मेहनत करी है, यस। बट डू यू स्टिल फील कि एक मिसाइल और उससे पूरा यूरोप सरेंडर कर जाएगा और जेलेंस्की जो नशे में धुत रहता है वो मान जाएगा? यू थिंक इट इज दैट सिंपल? सिंपल जो चीज नहीं होती उसे सिंपल बनाना पड़ता है. You station something on their head and their heads start working. As simple as that. ठीक है, आपने उर्सुला वेंडरलैंड के ऊपर कर लिया, एलिसन वंडरलैंड कहना चाहिए, और आपने जेलेंस्की के हेड के ऊपर ऐसा कर दिया. उसके बाद तो ये सर इनको यूक्रेन से, रशिया से, यूरोप से, लड़ाई से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. Their ego is what is ruling them. You put their ego and them on the point and everything starts to function. भाई हर मुझे लगता है समस्या की हमें लोगों को याद दिलाना चाहिए कि पुतिन ने उर्सुला वंडरलैंड के साथ एक काम किया था. उसका प्लेन उड़ रहा था, उसका जीपीएस ही ब्लॉक कर दिया. प्लेन डिड नॉट नो वे टू गो. और जब उसने वहां पर चीखें निकालनी शुरू करी, उसके बाद जीपीएस को ऑन किया था. तो ये काम किया है पुतिन ने कि तुम्हारे प्लेन को तक को भी हम छोड़ेंगे. जो मंजरी जी बोलती हैं कि जो उर्सुला वंडरलैंड है उसको दिखा दिया कि हमारी पावर क्या है, वो था उसके प्लेन का जीपीएस ही ब्लॉक कर दिया. और कमर्शियल प्लेन का जीपीएस ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता. रशिया शोड दैट कैपेबिलिटी ऑल्सो. मंजरी जी, सारा सीन तो हो गया. अब इस पे बात आती है, भारत का इसमें फायदा या नुकसान क्या है? लोग बोलेंगे यार ठीक है, जेलेंस्की का वहां पे युद्ध हो रहा है, सानू तो फायदा सीगा. 30% हमें कब रेट पे हमें तेल मिल रहा है. भारत का इस युद्ध के रुकने से फायदा या नुकसान क्या है, ये बताइए. नुकसान तो कोई नहीं है. युद्ध रुकेगा तो यूक्रेन निर्माण में जाएगा. और आपको मालूम है गाजा में हम जो है ट्रम्प के साथ जो है ट्रम्प टावर बना रहे हैं, तो यूक्रेन में नहीं बनाएंगे, हम ही तो बनाएंगे. राइट? तो ठीक है. Okay. कंस्ट्रक्शन ये तो इंडस्ट्री अपना. कंस्ट्रक्शन के बारे हो गया. व्हाट एल्स? देखिए, द कंट्री नीड्स रिहेबिलिटेशन ऑन अ वेरी सीरियस नोट. खाने से लेकर के व्यवस्था से लेके एक एक चीज की मदद करनी होगी. रशिया बीइंग ऑन द एनिमी फ्रंट, वहां पर दूसरी कंट्री जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो इंडिया है. इसके कारण आपको वहां जाना पड़ेगा. और यूरोपियन यूनियन भी वहां पर एनिमी स्टेट की तरीके से है. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को फंड किया है, फ्यूल किया है और प्रोपेल किया है. तो आप अगर, अमेरिका भी नाटो का पार्ट था. सो द वॉरिंग पार्टीज वाज पुतिन एंड नेटो. ठीक है, दीज वर टू वॉरिंग पार्टीज. अब आप सोचिए वहां पे कंस्ट्रक्शन जाके साउथ अमेरिका करेगा या ऑस्ट्रेलिया करेगा या अफ्रीका करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. या मिडिल ईस्ट को बुला लेंगे, ये सब नहीं पॉसिबल है. आप उन सारे पूरे सब चीजों में केवल एक देश है जो दोनों पार्टीज को या तीनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल है, वो भारत है. तो वहां पर जाकर के ह्यूमैनिटेरियन हेल्प से लेकर के रीस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आपको कराना पड़ेगा. तो इसमें आपके अगर कोई प्रॉफिट हो रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज येट टू बी सीन. बट इंडिया विल बी अ पार्टी इन पीस कीपिंग. चलिए, ये तो हो गया पीस का. तेल का लोग बोलेंगे यार तेल के जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ऑलरेडी डील्स 40 और कंट्री से किया हुआ है. अगर रशिया से सस्ता तेल नहीं आएगा तो दूसरे कंट्रीज है जो ऑलरेडी आपकी इतनी बड़ी मार्केट को फीड करने के लिए वो लगी हुई हैं. तो मुझे लगता नहीं है कि इतना फर्क होगा. सेकेंडली, ये जो प्रॉफिट वाला काम था, ये था भी टेम्पररी. जब तक युद्ध है तब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और युद्ध के बाद भी आपको डिस्काउंट पुतिन देते रहेंगे, बिकॉज ही ऑल्सो वांट्स. यस, वो मिलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला. हो सकता है उसका परसेंटेज कम हो जाए, कि अभी 30% का डिस्काउंट है, उसके बाद आपको 20 मिले या 10 मिले, बट फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रीजन है कि आपको मिल रहा है. या द थिंग इज कि ये जो तेल का है, ये तेल के माफिया, डीप स्टेट का एक बड़ा विंग है, दैट इज अ ऑयल माफिया. और इसके खिलाफ ये एक युद्ध है जिसमें भारत और रशिया मिलकर के एक महती भूमिका निभा रहे हैं. तो ना तो ये डिस्काउंट परसेंटेज खत्म होंगे, क्योंकि तब तक आप आर्कटिक से एक्सकेवेशन के लिए तैयार हो जाएंगे. तो आपको तेल भविष्य में, चूंकि आप आर्कटिक में तेल निकाल रहे हैं, तो आपको और सस्ता पड़ेगा. और वहां पर पार्टनरशिप है इंडिया रशिया की.
तो ये तेल महंगा नहीं होगा, इसके परसेंटेज कम नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल माफिया को आपको डीप स्टेट की एक बड़ी ब्रांच है, जड़ से खत्म करना है। अगर आप इसे रशिया यूक्रेन युद्ध के टाइम तक सीमित रखते हैं तो गलत है। दिस इज, मैं बार बार बोल रही हूँ, मोदी, पुतिन, ट्रंप एंड नेतन्याहू मिल करके डीप स्टेट के खिलाफ जो कोर्ट बना करके लड़ रहे हैं, द वॉर इज अगेंस्ट द डीप स्टेट। और डीप स्टेट जो है यूक्रेन वॉर के खत्म होने के साथ खत्म नहीं हो रहा है। तो उसका एक बड़ा विंग जो ऑयल माफिया है, उसको खत्म करने के लिए ये डिस्काउंट, ये सप्लाई चलती रहेगी, बल्कि कोशिश किया जाएगा कि और सस्ती हो जाए ताकि हम बड़ा डेंट मार सकें, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट युद्ध के टाइम हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे। और रशिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है जिसके रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में रशिया को लगना पड़े। रशिया ग्रीव अलोंग विद द वॉर, चाहे उनका ड्रोन्स हो, चाहे उनके मिसाइल्स हो, चाहे उनके अटैक हो, चाहे उनका साइबर अटैक हो, चाहे उनका एवैक सिस्टम हो, एवरीथिंग ग्रीव अलोंग विद द वॉर। सो रशिया अपनी अच्छा, एक्सेप्टेंस ये है कि अफगानिस्तान अब रशिया के हथियार खरीद रहा है तो, और उसको यूज कर रहा है। तो द थिंग इज कि रशिया हैज गेन ऑन द मार्केट फ्रंट एज वेल। तो आप समझिए, कोई कारण नहीं है कि रशिया डिस्काउंट्स कम कर दे या कॉस्ट बढ़ा दे। ये और कम हो जाएगा क्योंकि रशिया के खर्चे कम हो जाएंगे, ताकि डीप स्टेट को और बड़ा डेंट मिले। और आप, हम लोग मतलब साल देखिए, ये ट्रम्प का पोल प्रॉमिस था कि आई विल एंड द यूक्रेन वॉर, और अपनी कोरोनेशन के 1 साल के अंदर वो इस वॉर को खत्म कराने में सफल होते दिख रहे हैं। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स, इसमें कुछ भी सर्टन नहीं होता, लास्ट सेकेंड्स पे बिल्कुल सही कुछ हो बात है। सकता है। तो द थिंग तो इज कि ये ये जो युद्ध है, युद्ध बंद हो रहा है या बंद होने की कगार के ऊपर है, विच इज गुड न्यूज फॉर एवरीबडी। इज नॉट दैट कि हम युद्ध में भी अपना फायदा निकालने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता। जितना ले सकते थे हमने निकाल लिया। अपनी जो दोस्ती है आपने निभाई है इस युद्ध के अंदर, आपने सरेंडर नहीं होने दिया अपनी कंट्री को। राहुल गांधी कुछ भी बिहार में बकवास करता रहे, उसका मैटर नहीं है, लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 साल में आपने पूरे दुनिया का प्रेशर, इवन कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सारी कंट्रीज ने वोट कर दिया भारत के खिलाफ कि आपको तेल नहीं खरीदना, हमने नहीं रोका। इसको बोलते हैं अपनी ऑटोनॉमी हमने अपने हाथ में रखी। अब युद्ध बंद होने की कगार के ऊपर है। वी विश कि युद्ध बंद हो और थोड़ा सा सेफ वो एरिया होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा अपना दोस्त रशिया वो उसके अंदर फंसा हुआ है। बट जैसे मजेद जी ने बोला कि युद्ध के अंदर भी वो राइज करता रहा, वो अपने दोस्ती निभाता रहा भारत के साथ। उन्होंने टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने की बात करी। अभी तो दिसंबर में पुतिन भारत में आके क्या कुछ करेंगे वो आप, इट इज़ अ सीन टू बी सीन। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन ही कम्स हियर। और जैसे वो चलते हैं, मेरा फेवरेट आदमी है एज फार एज जियो पॉलिटिक्स के अंदर है। बाकी अगर मैं किसी को मोदी से ज़्यादा भी किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ तो वो पुतिन है, बिकॉज ऑफ द वे it's पूरी only and दुनिया only को एक, Modi. हाँ, सो दिस इज समथिंग विच आई एडमायर अबाउट दिस गाय, कि कैसे उसने पूरी दुनिया को नचा के रखा है। अब तो एक मिसाइल ने पूरे यूरोप को सरेंडर करवा दिया। मुझे लगता है जैसे जैसे मुसलमानों की पॉपुलेशन वहां बढ़ती जा रही है तो वहां पे सरेंडर करने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अब बाकी ये समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मंजू जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड न्यूज, एंड वी विश एवरीथिंग गोज फाइन फॉर भारत ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।